Hello students, welcome to P2E Learning. Myself Devan Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I welcome you all to a very important unit, right? I would say chapter and that is thermodynamics. ठीक है, तो एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं लेके आया हूँ बेटा आपके लिए. जहाँ तक थर्मोडायनेमिक्स की बात करें बेटा, केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, और केटीजी प्लस थर्मोडायनेमिक्स मिला के कम से कम 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे. मतलब अगर ये चैप्टर्स आपके ग्रिप में हैं तो 8 मार्क्स बैंग ऑन विल स्कोर, राइट. तो बेटा आई होप यू हैव सीन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन वन शॉट. अगर नहीं देखा है यू मस्ट वॉच, तब जाके आप दोनों चैप्टर्स को लिंक कर पाओगे, राइट बेटा. और अगर देख लिया है तो वेल एंड गुड, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. हमेशा की तरह बेटा यही बात बोलूंगा, प्लीज टेक आउट योर नोट्स कॉपी, मेक प्रॉपर नोट्स और इसको क्लास की तरह अटेंड करना है फुल एनर्जी के साथ, एक कनेक्ट बनाते हुए विद मी, राइट. बिल्कुल मेरे साथ पैरेलल दौड़ना है, राइट. करेक्ट. सो स्टार्ट करें बेटा, चलो. तो बेटा जहां तक थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स इज बेसिकली मेड अप ऑफ थर्मो प्लस डायनेमिक्स. अरे भाई थर्मो मतलब थर्मल हीट एंड डायनेमिक्स मतलब बेटा मोशन, यानी जहां पर हीट फ्लो करती है उससे रेलेवेंट जो फिजिकल फिनोमेना है बेटा, उसकी स्टडी किसके अंडर आती है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती है. अब उसे समझने के लिए पहले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए. आप बोलोगे सर कौन सी टर्मिनोलॉजी? मैं समझाता हूं. सबसे पहले तो बेटा यू नीड टू नो दैट व्हाट इज बेसिकली अ सिस्टम. करेक्ट, कि एक सिस्टम क्या है, राइट. तो जहां तक सिस्टम की बात करते हैं बेटा, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, राइट. एनीथिंग विच इज बीइंग एनालाइज्ड, कोई भी ऐसी चीज जिसे देखा जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है बेटा, उस पार्ट ऑफ यूनिवर्स को सिस्टम कहते हैं. उस पार्ट ऑफ यूनिवर्स को देखो, हमने क्लियरली बेटा यहां पे डेफिनेशन डाल दी है, राइट, कि अगर मैं सिस्टम की बात करता हूं तो इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन. ठीक है, सिंपल सी चीज है भाई, जिसे देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूनिवर्स के उस पार्ट को सिस्टम कहते हैं. बोले ठीक है सर, क्लियर, आगे बढ़ो. मैं कहा ठीक. दूसरा बच जाता है बेटा सराउंडिंग. एक हो गया सिस्टम, एक हो गया सराउंडिंग. अरे भाई यूनिवर्स में जो सिस्टम था अगर उसे छोड़ दो तो आसपास का जो कुछ भी बचेगा वो सब किस में आएगा? बोले सर सराउंडिंग्स में आएगा. यानी कि सराउंडिंग्स क्या हुआ? पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम को सराउंडिंग कह देंगे. सिस्टम प्लस सराउंडिंग को पकड़ लोगे तो क्या मिल जाएगा? यूनिवर्स मिल जाएगा. बेटा ये टर्मिनोलॉजी कॉम्पिटिटिव के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है चैप्टर का बेस बनाने के लिए जरूरी है, राइट, इसलिए बता दिया. अच्छा, इसके बाद बेटा, इसके बाद मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक लॉ, राइट, जिसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं. इस लॉ का नाम है बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट. मैं बात करने जा रहा हूं बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बेटा जहां तक जीरोथ लॉ की बात करें, राइट, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है. जीरोथ, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, वैसे वाला जीरोथ है. आप बोलोगे सर ये जीरोथ का क्या सिग्निफिकेंस है? फटाफट से कहानी बता देता हूं. बेटा हुआ क्या, पहले फर्स्ट लॉ आया थर्मो का, फिर सेकंड लॉ आया, फिर जीरोथ लाया. लेकिन जीरोथ लॉ जो आया, यानी कि जो सेकंड के बाद वाला लॉ आया, वो प्रिंसिपली ज्यादा स्ट्रांग था एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड. तो इसलिए उसको प्रेफरेंस ऊपर देनी थी. अब भाई 1 और 2 से पहले क्या आता है? 0 आता है, इसलिए इसको जीरोथ लॉ बोल दिया. ठीक है, अब देखो फटाफट से समझते हैं कहता क्या है. ये कहता है भाई, ये कहता है कि भाई आप ना सबसे पहले 3 सिस्टम ले लो. मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं भाई, ए बी और सी, कोई बड़ी बात नहीं है. फिर बोलेगा कि इन 3 सिस्टम के बीच में ना आप हीट एक्सचेंज करा दो जरा. मैंने कहा अच्छा हीट एक्सचेंज कराना है, अभी कराते हैं. यानी कि अगर मैं चाहूं तो इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज कराना चाहता हूं, ए और बी. सिमिलरली मैं ए और सी के बीच में भी क्या कराना चाहता हूं? हीट एक्सचेंज कराना चाहता हूं. बोले ठीक है, यानी ए से बी में भी हीट जानी चाहिए, बी से ए में भी आनी चाहिए, ए से सी में भी जानी चाहिए, सी से ए में भी आनी चाहिए. मतलब ये कि ये जो वॉल आपने बना दी है इसे तो डायथर्मिक होना पड़ेगा. बोले सर डायथर्मिक? मैंने कहा बेटा डायथर्मिक उसी वॉल को कहते हैं जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो सकता है. मैंने क्या कहा बेटा? डायथर्मिक किस वॉल को कहते हैं? जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो सकता है. इसीलिए इस वॉल के अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो जाता है ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच में. लेकिन अगर मैं चाहता हूं, क्या मैं चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि भाई इन दोनों के बीच में हीट का ट्रांसफर ना हो, मतलब ए बी और सी के बीच में ना हो.
अब बी और सी के बीच में ना हो तो उसके लिए मुझे इस वॉल को क्या करना पड़ेगा बेटा, किस वॉल को बेटा, मैं बात करने जा रहा हूं इस वॉल का, इस वॉल को। तो मुझे इस वॉल को बेटा बनाना पड़ेगा एडियाबैटिक। कैसा बनाना पड़ेगा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का क्या मतलब होता है बेटा, जिसमें हीट एक्सचेंज या डेल्टा क्यू क्या हो, जीरो। इसीलिए देखो यहां पे हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर के मैंने यहां पे दो टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, डायथर्मिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल। आगे तक कम आएगी बेटा, डायथर्मिक जिसमें हीट एक्सचेंज हो पाए, एडियाबैटिक जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो पाए। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब देखो बेटा, लॉ पे आते हैं सीधा सीधा। अब लॉ पे आते हैं भाई। लॉ कहता है कि भाई ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में। अरे भाई कौन से इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्यों, क्योंकि जब हीट एक्सचेंज हो रहा है तो तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर ना सेम हो जाए। तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम। लॉ कहता है कि अगर कोई एक सिस्टम बाकी दो के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जिन दो के साथ इक्विलिब्रियम में है वो भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। समझे, जबकि बी और सी के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम, तो अनकॉन्शियसली बी और सी भी किसके में होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। दिस इज व्हाट जीरोथ लॉ स्टेट्स। और मुझे नहीं लग रहा बेटा कि इसको समझने में कोई आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। श्योर, गुड, ठीक है। तो इसका ज्यादा लोड लेना नहीं बेटा। अब हम जिससे स्टार्ट करेंगे वो है थर्मोडायनेमिक्स का कोर, ठीक है। तो शुरू करें। एक बार आप प्लीज यहीं पे स्क्रीन को पॉज करो, पूरा कॉपी कर लो जो आपको लगता है काम का है। मेरे हिसाब से ये दो टर्म्स के बारे में लिख लेना, बाकी शायद आपको पहले से आता होगा, नोट करने का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हम बढ़ते हैं बेटा कोर की तरफ। कोर बोले तो थर्मोडायनेमिक्स का कोर। देखो अब मेरी बात सुनना, थर्मोडायनेमिक्स जनरली टफ क्यों बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर ना बहुत सारी चीजें याद करते हैं हम, और एक ना रैंडम ऑर्डर में याद करते हैं। उसकी वजह से हम ना प्रॉपर लेयरिंग ब्रेन में नहीं कर पाते, मैपिंग नहीं कर पाते, और जब क्वेश्चन हमसे कुछ पूछता है तो डेटा ढूंढने में दिक्कत होती है दिमाग को। तो मैं क्या कर रहा हूं, चैप्टर के ऑर्डर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर रहा हूं अपने तरीके से, जो मुझे एज ए स्टूडेंट ज्यादा सही लगा था, और एज ए टीचर 10-12 साल से मुझे जिसमें काफी लगता है कि कंफर्टेबल बन जाता है स्टूडेंट के। शुरू के 20 से 25 मिनट आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, करेक्ट तरीके से समझना पड़ेगा, जितना बताते जाऊंगा उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसके बाद आप देखना ना आपको ये चैप्टर आसान लगने लग जाए तो, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो में मैं बात करूंगा बेटा इस चैप्टर के बारे में कि आपको कितना ईजी और कितना टफ लगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें बेटा, चलो। तो ये पूरा चैप्टर ना 3 टर्मिनोलॉजी के आसपास घूमता है। बोले सर कौन सी 3 टर्म, वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट। ये 3 चीजें अगर आपके ग्रिप में है तो ये चैप्टर आपके ग्रिप में है। बोले ठीक है सर, तो पकड़ दें इनको। मैंने कहा बिल्कुल। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेटा वर्क की, तो वर्क का सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा बेटा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला। तो जो बेसिक फॉर्मूला वर्क का है वो है बेटा पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी का मतलब होता है P इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इसी को आप लिख सकते हो NR डेल्टा T। लेकिन बेटा कमाल की बात यह है कि ये फॉर्मूला अपना तब काम करेगा, ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट हो। यानी प्रेशर कांस्टेंट होगा तो P डेल्टा V या NR डेल्टा T। कई बार क्वेश्चन आता है तो 2 मोल की गैस, कोई 2 मोल किसी गैस का है, उसका टेम्परेचर 300 केल्विन बढ़ा दिया और हमें बताना है कि भाई उसका कितना वर्क डन होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। तो आप P डेल्टा V की जगह डायरेक्ट NR डेल्टा T को याद रखना, ठीक है। सो कांस्टेंट प्रेशर, वर्क डन, दिमाग में क्या घंटी बजेगी, P डेल्टा V या NR डेल्टा T। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, फीड इट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और, यहां पे जो R है वो 8.314 यूज होता है जूल्स के अंदर। अगर आपने केटीजी की क्लास अटेंड की है, वहां मैंने क्लियरली बताया था कि R 0.083 तब है जब प्रेशर ATM और वॉल्यूम लीटर है PV इक्वल टू NRT में। उसी की जगह अगर मैं SI यूनिट्स यूज करूंगा तो R आ जाएगा जूल में 8.314, ध्यान रखना। डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है, इसे आप डिग्री सेल्सियस और केल्विन किसी में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस किसी में भी रख दो। अच्छा N नंबर ऑफ मोल्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बोले ठीक है सर यहां तक क्लियर है। अब देखो इसके बाद मैंने कहा बेटा अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो
तो फिर बेटा आपको करना पड़ेगा इंटीग्रल पी डी वी। समझ गए बात को? पी को आप चाहो तो एन आर टी बाई वी लिख सकते हो, मतलब इट कैन बी रिटन एज एन आर टी डी वी बाई वी, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा ये कब यूज करना है अपने को? जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। क्लियर? तो फॉर्मूला वाइज क्लियर? बोले ठीक है सर क्लियर। दूसरी चीज निकल करके आती है बेटा कि इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, कब ये पॉजिटिव कब ये नेगेटिव। बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है कि भाई अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तब तो पॉजिटिव, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तब तो नेगेटिव। मतलब कुल मिला के बात यह है बेटा कि एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो एक्सपेंशन के केस में पॉजिटिव, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया। तीसरी चीज जो एज ए स्टूडेंट मुझे वर्क में पता होनी चाहिए और वो है बेटा ग्राफ। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपसे बोला जाएगा P और V के बीच में मैंने ग्राफ बना दिया, तो बताओ कि वर्क कैसे निकालूंगा। मैं बोलूंगा कोई बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसके अंडर का एरिया ले लो। जो एरिया निकलता है पीवी ग्राफ का वही तो इंटीग्रल पीडीवी निकलता है, और इंटीग्रल पीडीवी क्या होता है? बोले वर्क होता है। यानी यहां से मुझे एक बात समझ आ गई कि यहां पर अगर वर्क चाहिए तो एरिया चाहिए। मैंने बोला यस एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी यहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बच्चे गलती करते हैं, ये सबको पता है, ज्यादातर नहीं पता है तो अभी वीडियो पॉज करो, पहले पूरा लिख लो, फिर ही मेरी आगे की बात सुनना, ठीक है? तो मैं टाइम दे रहा हूं इसको, मतलब टाइम क्या दूंगा, आप वीडियो पॉज करो, पूरा कॉपी करो यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद फिर आगे बढ़ना है बेटा, ये समझने के बाद। देखो क्या क्या बताया, वर्क के बेसिक फॉर्मूले, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर वेरिएबल हो, साइन और ग्राफ में क्या बन जाएगा, ठीक है? वीडियो पॉज करके तुम कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक, वेरी गुड। अब बात करते हैं गलतियों की। गलतियां कहां कहां होती हैं? देखो ध्यान से सुनना, गलतियां कहां कहां होती हैं। पहली गलती होती है बेटा जब आप प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ के अंदर एरिया ले रहे होते हो, तो 90% ऑफ क्वेश्चन में ये आपको दे रखा होता है एटीएम में, और ये वॉल्यूम आपको दे रखी होती है लीटर में। और प्रॉब्लम क्या है कि आपको आंसर पूछा जाता है जूल्स में वर्क को। तो जब आप वर्क को बेटा जूल्स में चाहिए, जूल्स में, किसमें? जूल्स में, तो बेटा उस पर्टिकुलर केस में आपको प्रेशर को करना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, आपको वॉल्यूम की जो लीटर्स है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा मीटर क्यूब में। और उसी के लिए मैं एक बेसिक सी चीज बता रहा हूं बेटा, 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब की अगर टंकी ले लोगे भाई, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो उसमें 1000 किलो पानी आता है, ऐसे याद रखना है बेटा। जहां तक प्रेशर की बात करेंगे, वी नो 1 ATM इज इक्वल टू 1.012 इंटू 10 पर कितना होता है? 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, करेक्ट? तो बेटा ये पहली गलती है जो बच्चे करते हैं जनरली, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है, ठीक है? तो ये गलती मत करना आप, इसको प्लीज वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, नोट बना के लिखना, इसको नोट है ये सारे के सारे, नोट के अंदर 1 2 3 4, तो ये पहला नोट है, काम का नोट है, ठीक है? हाँ, तो लिखते लिखते सांस ले लो, पानी वानी पी लो और फिर आगे बढ़ना है। मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन मैं बढ़ते जाऊंगा। ये पहली गलती, वीडियो पॉज करके लिखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। गलती नंबर 2, बोले गलती नंबर 2 क्या होती है सर? मैं बताता हूं क्या होती है, देखो बताता हूं। ग्राफ बनाता हूं ना, पहले एक काम करता हूं, ग्राफ बनाता हूं। ये ग्राफ बना दिया, ठीक है? ऐसा कुछ कभी कभी क्या किया जाता है बेटा, आपको उल्लू बनाया जाता है। कैसे? यहां वॉल्यूम और यहां प्रेशर लिख दिया जाता है, पीवी ग्राफ के एक्सेस इंटरचेंज कर देते हैं, और फिर बोला जाता है कि भाई मेरे पास तो ये है ग्राफ, आप बता दो कितना वर्क डन निकलेगा। अभी भी एरिया लेना है, लेकिन बेटा एरिया लेना होता है वॉल्यूम एक्सेस पे। ये एरिया मुझे क्या देगा? ये एरिया मुझे वर्क दे देगा। समझ गए बात को? ये दूसरी गलती होती है। तो ध्यान से देखना किस एक्सिस पे क्या लिखा है, तो यूनिट भी कन्वर्ट करनी है और साथ ही साथ वॉल्यूम एक्सिस पे एरिया लेना है, करेक्ट? तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर होगा। वीडियो को यहीं पे पॉज करो, इसे कॉपी करो, फिर तीसरी गलती बताता हूं, ठीक है? तीसरी गलती नहीं है, तीसरा पॉइंट है जो हमें आना चाहिए। ये दूसरा था, मैं लिख दे रहा हूं 2, ठीक है बेटा? बोले यस सर। तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने एक सबसे पहले
छोटे छोटे से ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, तो ठीक ऐसे और ऐसे, ठीक है बेटा। और इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, कोई साइक्लिक प्रोसेस जैसा ले लेता हूँ, ऐसा, इसके अंदर कुछ ऐसा ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक नाम से पता चल रहा है जहाँ से शुरू होता है वहीं पे खत्म हो जाता है, उसे साइक्लिक कहते हैं। हमने कह दिया भाई ये P है, ये V है, ये P है, ये V है, और आपको बोला गया कि भाई फिर से मुझे तो आप वर्क डन बता रहे ड्यूरिंग द प्रोसेस। साइकिल कैसी भी हो सकती है, सर्कल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ट्राइंगल, फलाना ढिमका, कुछ भी हो सकती है, बंद होनी चाहिए बस, क्लोज। आप अब की बार भी एरिया ही बताओगे, लेकिन सिर्फ साइकिल के अंदर का, यानी कि जब भी वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस की बात करेगा तो दिस एरिया विल रिप्रेजेंट वर्क, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। अब बेटा अगर ये साइकिल क्लॉकवाइज हुई तो क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव वर्क, वॉल्यूम बढ़ रहा है ओवरऑल। यहां पर अगर बात करूंगा तो बेटा यहां पर एरिया तो यही होगा, लेकिन अब की बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव वर्क। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो कभी अगर साइकिल दिख जाए और आपसे वर्क डन पूछ ले, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, तो गलती नहीं करनी है, साइन का स्पेशल ध्यान रखना है। थर्मोडायनेमिक्स इज लाइक ऑप्टिक्स, इसमें मेजरली जो बच्चों की गलती होती है बेटा वो साइन कन्वेंशन को लेकर के होती है। प्लस 200 भी आंसर है, माइनस 200 भी है, ठीक है, गलती करते ही खेल खत्म, ठीक। चलो इसको भी कॉपी कर लो बेटा, ये तीसरा पॉइंट था जो आपके लिए काम का था, रिलेटेड टू वर्क। यहीं पे मैं वर्क को खत्म करता हूं। मतलब वर्क में मैंने बताया, क्या क्या बताया बताओ, मैं बताता हूं। कांस्टेंट, अगर आपके पास प्रेशर है तो पी डेल्टा वी, एन डेल्टा टी, बोले गुड सर। वेरिएबल है तो इंटीग्रल पी डी वी, गुड। एरिया देखा तो यूनिट का ध्यान रखना है। इसके अलावा एरिया अंडर द ग्राफ वर्क रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम एक्सिस पे होना चाहिए, ठीक है। और अगर साइक्लिक है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और सिर्फ साइकिल का एरिया वर्क देगा। बात खत्म बेटा। देखो अब ना एक बार वीडियो पॉज करके यहाँ पे अपनी नोट्स कॉपी चेक कर लो। ये पूरा चैप्टर बिना नोट्स कॉपी के आपके काम नहीं आएगा। आपने अगर ऑलरेडी आपके पास मेरे नोट्स हैं, वेल एंड गुड, उसे अपडेट कर लो, वरना नोट्स बनाओ। और अब देखो वर्क के अंदर आपके पास लगभग हाफ पेज हो गया होगा, इसको एक बार गो थ्रू कर लो। मैं बता रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स आपका ना इतना बढ़िया हो जाएगा जिसकी हद नहीं है, राइट। पर एक बार पूरे वर्क वाला पार्ट अभी तक जो अपन ने देखा है अभी तक, उसे एक बार मेमोराइज कर लो, दिमाग में फिट कर लो, फिर अगली टर्म पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, मैंने कई बार देखा है कि ना बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल, बट वो लोग वीडियोस देखते हैं, तो आई अप्रिशिएट दैट। तो मैं बेटा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा आप सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि कंटिन्यूअसली आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे जब जब मैं कोई क्लास लेकर के आता हूं। एंड ऑलमोस्ट एवरी डे वी आर लॉन्चिंग 2 to 3 वीडियोस ऑफ ऑल डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। सो डू सब्सक्राइब फॉर गुड लेक्चर्स, राइट, ठीक है, बढ़िया। चलो अब मैं बढ़ता हूं आगे। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा अगली टर्म की, और अगली जो हमारी टर्म है वो है हीट। मैंने कहा था ना 3 हथियार हैं, एक तो अपने पास वर्क, एक हीट, एक इंटरनल, तीनों को अपने को महारत हासिल करनी है। हमने वर्क पे कर लिया, अब बात करेंगे हीट की। ये हल्का हथियार है थोड़ा। हीट की जब बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हीट का निकल के आता है भाई फॉर्मूला, ठीक। भाई जो हीट का फॉर्मूला है ना जनरल, वो तो सिंपल सा है, NC डेल्टा टी। आप बोलोगे सर ये NC डेल्टा टी में C क्या है, N क्या है, डेल्टा टी क्या है? अरे भाई कितनी बार बताऊं, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, डिग्री में लिखो या केल्विन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो ठीक सर। N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। C का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। देखो मैं लिख दे रहा हूं, C क्या है बेटा अपने पास, मोलर हीट कैपेसिटी, करेक्ट। और ये जनरल है, जनरल, कोई प्रोसेस के लिए नहीं है भाई, ये ना आइसोथर्मल, ना आइसोकोरिक, ना आइसो, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं बोला तो NC डेल्टा टी लिखूंगा। अच्छा कई बच्चे, इनफैक्ट कुछ रेफरेंस बुक में डेल्टा क्यू लिख देता है। नो, वर्क में डेल्टा डब्ल्यू कुछ नहीं होता, वर्क मतलब डब्ल्यू। वैसे ही हीट में डेल्टा क्यू कुछ नहीं होता, क्यू मतलब हीट, यानी कितनी थर्मल एनर्जी एक बॉडी से दूसरे में चली गई, तो ट्रांजिएंट फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसे हीट कहा जाता है, तो वो क्यू होता है, डेल्टा क्यू नहीं होता। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक संभाल लेंगे हम। मैंने कहा गुड, यानी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोले नहीं सर। अब देखो आगे सॉरी बेटा, इसके बाद अगला पार्ट बात करता हूं अगर, तो अब मैं बोल रहा हूं QV। आप बोलोगे सर अब ये क्या है, मैं समझाता हूं ना। QV का मतलब है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
कांस्टेंट वॉल्यूम पे बेटा बस इतना सा कर देना कि C को CV रख देना, ये तो KTG में पढ़ी रखा है आपने, और इनटू डेल्टा T तो करना ही करना है। यानी कि यहां से अगर देखेंगे बेटा तो ये अपने को आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आप कोई बोलेगा कि सर एक बात बताओ ना CV क्या है, मैंने कहा वैसे तो बताना नहीं चाहिए मुझे, पर दिल बड़ा है बता देता हूं। CV का मतलब होता है बेटा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है बेटा। इसी तरह से बेटा एक और फॉर्मूला अपने पास रहता है, आपको वैसे तो समझ आ गया होगा मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, बताओ किसकी बजी कि नहीं बजी दिमाग में घंटी, कौन सी बजी सर, कांस्टेंट प्रेशर वाली। मैंने कहा वेरी गुड, बढ़िया घंटी बजी। यानी QP की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा NCP डेल्टा T, समझ गया बेटा, कौन सा NCP डेल्टा T, ठीक है बेटा। यहां पर CPM मैं नहीं लिखूंगा, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कर लेना। तो इफेक्टिवली यहां से आपको ये समझ आ गया कि भाई हीट की कहानी क्या है। हीट की कहानी बहुत ही आसान है कि भाई कुछ नहीं बोला तो NC डेल्टा T, कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया तो NCV डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर बोल दिया तो NCP डेल्टा T। बताओ कौन सी रॉकेट साइंस है, हीट अपने हाथ में आ गया, जेब में रख लो, ठीक, इसको काम में लेंगे अभी आगे, क्लियर। तो यहां पे वीडियो को पॉज करो, कॉपी कर लो, और उसके बाद मैं जाने वाला हूं अगले हथियार पे। अरे ये क्या हुआ, सॉरी, ठीक है, चलो बढ़ता हूं आगे बेटा। देखो अगली अगर बात करते हैं हम लोग, अगली तो वो है मेरा तीसरा हथियार, दैट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल एनर्जी को मैंने बहुत डिटेल में और फुल फोकस के साथ आपको KTG में पढ़ाया था। वहां मैंने आपको क्लियरली बताया था कि U इज ईदर NFRT/2 वेयर F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये भी बताया था कि FR/2 CV का फॉर्मूला होता है, यानी यहीं से निकल के आया था NCVT। दिस वाज U, इंटरनल एनर्जी। इसका जो सिग्निफिकेंस था वो ये था कि इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली द टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ गैस, और आई शुड से कि ये टोटल एनर्जी है एक गैस के द्वारा पोजेस की गई, उसके पास होने वाली जो एनर्जी है। और इनको और अच्छे से बोले तो हमें कहना चाहिए कि गैस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी टोटल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक में भी ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल को अगर मैं जोड़ दूं तो जो टोटल एनर्जी आएगी उसे हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। बट बेटा पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हमारा इंटरनल एनर्जी में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, हमारा इंटरेस्ट तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे है। यानी कि इफेक्टिवली जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे बेटा डेल्टा U की, डेल्टा U, और ये कितना आता है, ये आएगा NCV डेल्टा T। कितना आ जाएगा बेटा, NCV डेल्टा T। So NCV delta T is basically the change in internal energy, where CV is what? CV is the molar heat capacity at constant volume। आप पूछोगे सर ये किस प्रोसेस के लिए, क्या ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए? मैं बोलूंगा मैंने कब बोला, मैं तो बोला ही नहीं भाई, मैंने तो सिर्फ लिख दिया बिना ये जाने की प्रोसेस क्या है। KTG में तो प्रोसेस का नाम ही नहीं लिया तो भी लिख दिया। मतलब ये कि सर आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि फॉर ऑल प्रोसेसेस? मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही पकड़ो, मैं यही बोलना चाह रहा था कि कोई प्रोसेस ले लो, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक, साइक्लिक, फलाना ढिमका, सब में हमेशा NCV डेल्टा T। यानी इतना बड़ा काम आसान हो गया हमारा कि भाई इंटरनल एनर्जी में तो जो मर्जी कर लो, जो मर्जी प्रोसेस ले लो, हमेशा NCV डेल्टा T। कितना आसान, एक फॉर्मूला सर, समझ? आई होप इट इज वेरी क्लियर, राइट? प्लीज कॉपी इट डाउन, और ये जो दिख रहा है ना फॉर ऑल प्रोसेसेस, प्लीज कॉपी इट डाउन विद लॉट ऑफ शिद्दत, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? तो यहीं पे वीडियो पॉज मारो, फटाक से कॉपी करो, और मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, ठीक है? राइट, अब हम बढ़ेंगे आगे। देखो जरा, हमारे पास तीनों हथियार आ गए, वर्क, इंटरनल एनर्जी और हीट, तीनों के बारे में डिटेल में पता है। अब हम शुरू करते हैं आगे वाला पार्ट, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। करेक्ट, राइट? देखो बेटा, जहां तक फर्स्ट लॉ की बात करें, ये कितना आसान है, कितना ही आसान है। ये इतना सा कहता है कि भाई हमारे पास अगर कोई एक सिस्टम है,
अरे कौन सा सिस्टम? ऑफ कोर्स थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा है। तो भाई अगर मेरे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है और इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को मैंने कुछ क्यू हीट दे दी, कितनी हीट दे दी? बोले सर क्यू हीट दे दी। तो इस क्यू हीट में से क्या करेगा? कुछ हीट का अमाउंट तो वर्क के लिए इस्तेमाल करेगा, कार्य करने के लिए, और बेटा बचा कुचा जितना भी होगा, करेक्ट, उसे ये अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल कर लेगा। बोले सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितनी भी हीट एनर्जी दी गई सिस्टम को, दैट विल बी यूज इन डूइंग वर्क, यानी पार्ट ऑफ द एनर्जी गिवन विल बी यूज फॉर डूइंग वर्क, यानी जितना एनर्जी दिया उसका कुछ पार्ट वर्क के लिए यूज हो गया, और बचा कुचा जो बचया उसको बेटा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल ले लिया गया। उसे किसके लिए यूज कर लिया गया? इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो साधारण भाषा में Q बराबर W प्लस डेल्टा U। देखो, स्टेट दैट पार्ट ऑफ द हीट गिवन, करेक्ट, टू अ सिस्टम गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड बेटा रिमेनिंग गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। समझ गए? ये तो बेटा यूं हुआ कि पापा ने दिए 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए में से मैंने क्या किया? 100, 200, 300, 400 जितने का भी खरीदना था 500 रुपए का सामान खरीद लिया, बचे हुए 500 रुपए कहाँ गए? जेब के अंदर। तो जो अंदर गया वो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई ना, स्ट्रेंथ बढ़ गई, और जो बेटा खर्च कर दिया वो वर्क में चला गया। पापा ने तो काम के पैसे दिए थे, करेक्ट। बहुत बच्चे होते हैं ना ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे मैं बाद में बताऊँ भाई, बोल दो बुरा लग जाएगा किसी को। मतलब बच्चे ऐसे करते हैं, फीस मंगाते हैं एक्स अमाउंट, फिर उसमें से 3/4x फीस देते हैं, 1/4x इंटरनल एनर्जी। समझ रहे बात को? करना नहीं चाहिए, ऐसे गलत बात है, राइट। हार्ड एंड बनिए बेटा, इस्तेमाल करो पॉजिटिव वे में, राइट। चलो, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई जितना मिलेगा, जितना दोगे सिस्टम को, कुछ वर्क में यूज करेगा, बचा कुछ अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेगा, राइट, इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा। तो Q बराबर W प्लस डेल्टा U। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है। मैंने कहा यस। किसी को भी कॉपी करना है, मैं स्क्रीन के लिए स्पेस दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, फटाक से कॉपी कर लो, और मैं इसके बाद उठाऊंगा इसका साइन कन्वेंशन, जो सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है केमिस्ट्री और फिजिक्स में अलग अलग होने के कारण। और मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल आसान, फट से याद हो जाएगा। शुरू करूं? बोले करो सर। भाई मैं क्या करता हूं जनरली, मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो मुझे क्या लगता है कि जो फिजिक्स में सिस्टम होते हैं ना जनरली, वो कैसे होते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं। थर्मोडायनेमिक क्या बोल रहा हूँ? मैकेनिकल सिस्टम होते हैं। मैकेनिकल सिस्टम बोले तो मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी, ये हमारा ड्राइवर है, ठीक, और ये गाड़ी है, और इस गाड़ी को हम कहते हैं सिस्टम। मतलब फिजिक्स में मेरे लिए तो कार, एसी, ये सिस्टम है। बोले ठीक है सर। अब मुझे चाहिए था इसका साइन कन्वेंशन, तो मैंने कहा कि भाई सिस्टम पे दो काम हो सकते हैं, या तो सिस्टम खुद से चल के वर्क डन कर दे, यानी कि यहां पर अगर देखूंगा तो वर्क बाय द सिस्टम, सही है, या मैं सिस्टम पे वर्क कर दूं, यानी वर्क ऑन द सिस्टम। देखो कितना आसान है। अब आप मुझे बताओ, जब गाड़ी है या तो खुद से चलेगी मतलब बाय द सिस्टम, या गाड़ी को आप धक्का देके चलाओगे यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम। अरे गाड़ी किस लिए खरीदी है? धक्का देके चलाने के लिए खरीदी कि खुद से चलने के लिए खरीदी? और कोई ये मत बोलना सर धक्का देके चलाने के लिए खरीदी, तो कोई इलाज नहीं दुनिया में। तो अगर गाड़ी खुद से चलने के लिए खरीदी है तो खुद चलेगी तो अच्छा रहेगा ना, अच्छा रहेगा तो पॉजिटिव। यानी फिजिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम, गाड़ी धक्का देके चलाऊंगा, ना 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 ना, ये खराब बात है, यानी यहां पे क्या लग जाएगा? नेगेटिव। समझ गए? तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव इन फिजिक्स, राइट, ओके। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखना, कंफ्यूज परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट लॉ फिजिक्स का यूज करो, कन्वेंशन में फिजिक्स का यूज करो, केमिस्ट्री के सवाल में आपका आंसर एकदम सही आएगा। ऐसा मत कर लेना कि इक्वेशन वहां की यूज कर ली और कन्वेंशन यहां का यूज कर लिया, इक्वेशन यहां की यूज कर ली फिजिक्स की, कन्वेंशन केमिस्ट्री का यूज कर लिया, यहां गड़बड़ हो जाएगी। ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो आप जिसका इक्वेशन उसका कन्वेंशन, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं तो मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। आप इससे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है सर, क्लियर। ये वर्क डन का कन्वेंशन क्लियर। अब बात करते हैं हीट का। भाई गाड़ी में इंजन है, इंजन गर्म हो गया, गर्म होगा तो क्या करेगा? हीट लिबरेट करेगा। आप बताओ बेटा, इंजन गर्म होना कोई अच्छी बात है कि खराब बात है? कोई भी चीज गर्म होना खराब बात है, दिमाग, इंजन, सब। तो यानी कि ये हो गया नेगेटिव, यानी कि Q बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। हाँ, इसी की जगह अगर इसका उल्टा कर दे बेटा, हीट टेकन बाय द सिस्टम, तो फिर ये क्या है? सिस्टम। ये है टेकन बाय सिस्टम, करेक्ट। और बेटा यहां पर लिखना चाहिए गिवन बाय सिस्टम, ठीक है,
क्लियर? तो गिवन बाय सिस्टम, आगे सिस्टम जोड़ लेना। तो कुल मिला के बेटा अपने को साइन कन्वेंशन का एक आइडिया लग गया कि भाई हाँ ये बात समझ आ गई कि वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। गाड़ी खुद चलनी चाहिए, धक्का देके नहीं चलानी। हीट अगर बाहर जा रही है सिस्टम से, गिवन बाय द सिस्टम, इसका मतलब है कि इंजन खराब हो रहा है, गर्म हो रहा है, बेकार हो गया, नेगेटिव चीज। लेकिन एब्जॉर्ब कर लिया तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आप में से हो सकता है कोई मुझसे पूछ ले, सर इंटरनल एनर्जी का साइन कन्वेंशन तो बताया नहीं आपने। मैं कहा होता भी नहीं है। इंटरनल एनर्जी का सीधा सा फंडा है कि भैया अगर टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा टी पॉजिटिव, तो अपने आप डेल्टा यू पॉजिटिव, सिंपल। अगर टेम्परेचर घटा तो डेल्टा यू नेगेटिव, अपने आप। ये मैथमेटिकल है, इसमें कोई कन्वेंशन का फंडा ही नहीं है। क्लियर? तो आई होप फर्स्ट लॉ एंड साइन कन्वेंशन आर क्रिस्टल क्लियर टू यू। इफ दे आर राइट देन प्लीज पॉज द वीडियो, कॉपी इट डाउन, इसे कॉपी कर लो, अपनी कॉपी में चिपका लो, छाप लो और फिर आगे बढ़ना है। करेक्ट? यहां मैं रुक रहा हूं ताकि आप वीडियो को पॉज करो और आपको पूरी स्क्रीन दिखाई दे। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? तो रिज्यूम तभी करना जब ये अच्छे से समझ लिया है, कॉपी में कर लिया है। अब बेटा हम आ गए हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेसेस पे। देखो मैंने अभी तक आपको Q, डेल्टा U, W बता दिया, फर्स्ट लॉ बता दिया, साइन कन्वेंशन बता दिया, ठीक है? और KTG आप पढ़ चुके हो। अब आप देखना कितनी आसानी से सारे प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं, कितनी आसानी से, ठीक है? तो आराम से समझने की कोशिश करना। शुरू करें? बोले ठीक है सर। सबसे पहला जो मैंने प्रोसेस उठाया बेटा टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में, वो कोई प्रोसेस नहीं उठाया। बोले सर मतलब अभी तो आप कहते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस पढ़ेंगे। मैंने कहा पहले मैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस में बताऊंगा कि हर प्रोसेस में किस पे क्वेश्चन बनता है, फिर उसके बाद एक एक करके सारे प्रोसेस चिपका लेंगे। बोले ठीक है सर, ये भी आइडिया अच्छा है। तो देखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस में पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई इसका Q कितना है, पहला चीज। वर्क कितना होगा प्रोसेस का, दूसरा चीज। डेल्टा यू कितना होगा प्रोसेस का, तीसरा चीज। यानी आपके पास पहला सेट ऑफ न्यूमेरिकल बनता है बेटा Q, डेल्टा यू और W। इसीलिए मैंने आपको जेनेरिक फॉर्मूला बताया। अब मैं उनको सबको प्रोसेस में कन्वर्ट कर दूंगा, फिर आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। दूसरा आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ बनाने को बोलेगा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाने को बोलेगा, और टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, कोई भी ग्राफ पूछ सकता है, ठीक है? इस तरह की चीजें। तो यानी कि एक तो ये फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूले, और एक प्रोपोर्शनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि प्रेशर डबल कर दिया वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम डबल कर दिया प्रेशर कितना होगा, इस तरह का। इसके बाद तीसरा सेट, ये हो गया पहला सेट, ये हो गया दूसरा सेट, तीसरा सेट मैंने कहा प्रोपोर्शनैलिटी पे। इसके अलावा सी भी पूछता है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, समझ गए? तो मोलर हीट कैपेसिटी। तो कुल मिलाकर के ये चार चीजें हैं जो हम हर प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे। करेक्ट? आज की क्लास में अगर बात करें तो हम कोशिश करेंगे आइसोथर्मल तक कवर कर ले, करेक्ट? और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द जर्नी। और बेटा प्लीज अभी तक के जितने नोट्स बनाए एक बार गो थ्रू कर लेना, वो आपके हथियार है। अब हम उनको काम में लेंगे, बस अब जंग शुरू होने वाली है। आ जाओ भाई, आ जाओ। सबसे पहले आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक। मैंने आइसोमेट्रिक इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आता है और बच्चा बोलता है सर ये प्रोसेस नहीं पढ़ा था मैंने। अरे आइसोमेट्रिक, मेट्रिक मतलब वॉल्यूम की है एक टर्म, राइट? मीटर क्यूब, करेक्ट? तो मेट्रिक इज फॉर वॉल्यूम, सो इट्स अ कांस्टेंट वॉल्यूम। सो बेसिकली आइसोकोरिक एंड आइसोमेट्रिक आर सेम। और ये वो प्रोसेस है बेटा जिसके अंदर वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। आप बोलोगे सर वॉल्यूम कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, मैं समझाता हूं, आराम से सुनना। तो देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, आराम से सुनना, वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब हो जाएगा P प्रोपोर्शनल टू T। पहली चीज तो ये, कोई दिक्कत? P प्रोपोर्शनल टू T का मतलब हो गया P1 बाय T1, या और स्पेसिफिकली अगर अपन लिखें तो बेटा देखो P1 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय T2, ठीक है? करेक्ट? और बेटा ये भी कब, जब नंबर ऑफ मोल्स भी आपके पास क्या हो, कांस्टेंट। तो मैं जितने प्रोसेस है मैं नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट ही मान के चलूंगा। अगर नहीं कांस्टेंट है तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, P1 बाय N1 T1, P2 बाय N2 T2, ठीक? तो ये हो गया बेटा बिल्कुल ही पहला बेसिक पार्ट, राइट? प्रोपोर्शनलिटी वाला। दूसरा हम बात करते हैं Q, W और डेल्टा U की। आराम से सुनना, वर्क डन P डेल्टा V होता है बेटा, करेक्ट? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, जीरो, बात ही खत्म। अगर मैं बात करता हूं डेल्टा U, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, जो मर्जी प्रोसेस। फॉर्मूला क्या बताया था इंटरनल का, बोले सर NCV डेल्टा T बताया था। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, NCV डेल्टा T, कोई दिक्कत नहीं।
अब बात करते हैं क्यू की। अरे भाई क्यू के लिए अपने पास क्या है, फर्स्ट लॉ, ये इकलौता लॉ है जिसे हमें इस्तेमाल करना है पूरे आगे के लेक्चर के अंदर। आप खुद देखो वर्क डन को 0 बोल चुके हो, तो Q बराबर डेल्टा यू, और डेल्टा यू में तो ये NCV डेल्टा टी आएगा, ये 0, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे NCV डेल्टा टी, करेक्ट। और ये फॉर्मूला तो मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान है बेटा, तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं बताया था? बोले यस सर बताया था। तो मैंने जहां हीट लिखवाई थी वही कहा था कांस्टेंट वॉल्यूम NCV डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर NCV डेल्टा टी, और कुछ नहीं बोला था NC डेल्टा टी। देखो आ भी गया अपने आप फर्स्ट लॉ से, ये तो KTG से आया, ये वर्क की डेफिनेशन से आया, ये QV जो याद करने के लिए कहा था ये फर्स्ट लॉ से आया। आई होप आपको सेकेंड पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा, करेक्ट। सेकेंड पार्ट अभी तक सिर्फ सेकेंड तक पहुंचे। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर बात करता है, मतलब थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट C बराबर कितना होता है बेटा, CV, है ना। जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मोलर हीट कैपेसिटी को क्या बोल देंगे, CV बोल देंगे। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पार्ट तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। अरे भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, कोई डाउट बेटा इसके अंदर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर आप बोलोगे कि एक काम करते हैं प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। अरे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर तो P प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि यहां से अगर देखेंगे तो बेटा स्ट्रेट लाइन, लेकिन टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए बेटा, केल्विन में होगा तो ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद लिख देते हैं T वर्सेस V, करेक्ट। यह काम करें थोड़ा ग्राफ का नेचर डिफरेंट बनाने के लिए, V वर्सेस T, V वर्सेस T में फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट, फिर से स्ट्रेट लाइन, समझ गया बेटा। तो इस तरह से अब मेरे पास आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस के हर सवाल का जवाब है। बोले कैसे, बिल्कुल ऐसे, C पूछ लेगा तो CV, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 पे खूब सवाल आते हैं, बोलेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर प्रेशर को 4 गुना कर दिया तो टेम्परेचर कितना गुना हो जाएगा। अरे भाई P1/T1 बराबर P2/T2, ठीक है। n अपने को क्या रखना है, कांस्टेंट। अगर बोलेगा कि n वेरिएबल है तो P1/N1T1 P2/N2T2, कौन सी रॉकेट साइंस है इसमें। जहां तक बात करेगा बेटा W की 0, डेल्टा U NCV डेल्टा T, कोई कुछ कर ले हर प्रोसेस के लिए सेम रहता है, और QE NCV डेल्टा T। इसके अलावा बेटा PV PT VT ग्राफ, क्लियर। तो आराम से इसको समझो, कॉपी करो प्रॉपर तरीके से, वीडियो पॉज करके, मैं भी हटूंगा तो उसके बाद पॉज करना, और पूरे ब्रेन में मैपिंग कर लो इसकी। आई नो आइसोकोरिक आइसोमेट्रिक इज वेरी इजी, बट फिर भी आप मैपिंग कर लो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर आपको और आगे के प्रोसेस जैसे जैसे टिपिकल होंगे उनको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो यहीं पे मैं हट रहा हूं, वीडियो पॉज करो, मैं आगे बढ़ रहा हूं इसके बाद, तभी आगे बढ़ना जब समझ आ गया हो। अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा नोट्स की, ठीक। तो ध्यान से सुनना, है ना, ध्यान से सुनना। नोट मतलब जो मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ यार यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो सकती है, मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। तो एक तो ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनना बेटा, जनरली बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, गलती हो जाती है, ये ग्राफ बना दिया, और ये ग्राफ किस किस के बीच में मैं बताता हूँ। ये ग्राफ है बेटा अपने पास, लेट से P और T के बीच में, प्रेशर और टेम्परेचर, और आपको ये बोला गया कि भाई ये ग्राफ ऐसा दे रखा है, ठीक है, ठीक, और ये केल्विन में ही है। आपसे बोला जाएगा कि भाई बताओ, है ना, बताओ कि अगर प्रेशर टेम्परेचर का ये ग्राफ है तो फिर ये बताओ कि भाई इसकी वॉल्यूम बढ़ रही है कि कम हो रही है, एक्सपेंड कर रहा है कि कंप्रेस कर रहा है। तो बहुत बच्चे मुझे आंसर देते हैं, पहले आप अपने दिमाग में आंसर सोचो तो मैं देखूंगा बहुत में आते हो कि नहीं आते। तो बहुत बच्चे मुझे आंसर देते हैं कि सर ये तो कुछ P प्रोपोर्शनल टू T जैसा दिख रहा है, मतलब ये तो आइसोकोरिक जैसा दिख रहा है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होनी चाहिए। तो बोलूँगा बेटा कांस्टेंट होनी चाहिए, बोले हाँ सर ऐसा लग रहा है हमको। मैं समझाता हूँ गड़बड़ कहाँ होती है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जब आप बात करोगे बेटा PV बराबर NRT, ठीक है, तो मेरा T जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा है, बैक ही नहीं रहा, हाँ देखो कहाँ बैक हुआ है, PV इक्वल टू NRT। N मैंने कांस्टेंट मान रखा है, सेम फिक्स अमाउंट ऑफ गैस दे रखा है, राइट। यहाँ से आपने कहा कि भाई P/T जो है, P/T वो कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम जैसा दिखता, P/T। NR मेरा अगर कांस्टेंट है तो फिर ठीक। P/T का मतलब होता है स्लोप, स्लोप ऑफ PT ग्राफ,
ध्यान से सुन लेना, काम की बात बताने जा रहा हूं, बाकी चीजें तो फॉर्मूला और कन्वेंशनल है। तो स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ वॉल्यूम के उल्टा है। स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ का मतलब होता है कि अगर आप ग्राफ्स बनाते हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये एक ग्राफ बनाया, ये एक ग्राफ बनाया, ये एक ग्राफ बनाया, मतलब मैंने कुल मिला के 3 अलग अलग, ध्यान से सुनना बहुत, 3 अलग अलग ग्राफ बनाए। कौन से? 3 मैंने आइसोकोरिक ग्राफ बनाए। ये भी एक आइसोकोरिक है, ये भी एक आइसोकोरिक है, ये भी एक आइसोकोरिक है, ऐसे बहुत सारे आइसोकोरिक बनाए। जब सबके पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ये येलो कलर की स्ट्रेट लाइन मिली मुझे। यानी ये जो ग्राफ दिया गया था येलो वाला, ये इफेक्टिवली बहुत सारे आइसोकोरिक प्रोसेसेस के कॉम्बिनेशन से बना है। तो यानी ये लाइन अगर ओरिजिन से पास करती है, देखो तीनों लाइन ओ से पास कर रही है, तब आइसोकोरिक है। ओरिजिन से पास नहीं कर रही तो आइसोकोरिक तो कतई नहीं है, यानी वी तो कांस्टेंट नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ा क्या स्लोप घटना शुरू हुआ। स्लोप मतलब एक्स एक्सिस से कितना ज्यादा एंगल दे रखा है, ये एंगल कम होना शुरू हुआ। यानी जब आप ऐसे मूव करते हो तो बेटा स्लोप घटता है, स्लोप घटता है। स्लोप घटेगा तो देखो वॉल्यूम तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप के, दिख रहा है ना, स्लोप ऑफ पीटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, बढ़ेगा, समझे, यानी ये गैस एक्सपैंड होने लगेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको भ्रमित कर सकते हैं। दीज आर काइंड ऑफ इल्यूजन्स जहां पे आपको ट्रैप्स में नहीं फंसना है, एंड आई एम श्योर कि आप नहीं फंसोगे अब तो। कम से कम ये लाइन अब की बार यहां से निकालना, खुद से आंसर निकालना और फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना आंसर इसका आएगा। मतलब अगर इसी की जगह येलो लाइन को मैं ऐसे अगर बना देता तो फिर बताना कि वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन। तो आई एम श्योर कि आप ट्राई करोगे, करेक्ट, और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर डालोगे। देखो बेटा इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है, चीखा चिल्ला रहा हूँ, तो इतनी मेहनत तो आप भी कर सकते हो कि एक आंसर कम से कम कमेंट बॉक्स में डाल दो। उससे मुझे भी ये लगेगा कि हाँ, कई बच्चे करते भी हैं, कई बच्चे करते भी हैं, कई नहीं भी करते, हर तरह के लोग दुनिया है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा प्लीज, है ना, इस पे ऐसी लाइन बनाऊं ऐसे वापस ऐसे, अगर ऐसा ग्राफ दिया होता तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक, ये आपको बताना है। और इसे कॉपी करने के लिए जगह दे रहा हूं, इसे कॉपी करो और पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रोसेस कौन सा है बेटा? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है बेटा? आइसोबैरिक का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना बेटा, जहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है। आइसोबैरिक का मतलब बेटा प्रेशर कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात करें, अच्छे से सुनो बेटा, प्रेशर कांस्टेंट की अगर बात करें तो इसका मतलब सबसे पहले जो प्रोपोर्शनलिटी वाला पार्ट था यहां लिख देता हूं बेटा, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब V प्रोपोर्शनल टू T अगर n कांस्टेंट है तो। मैं क्लियरली बोल रहा हूं बेटा ये बात। ये हो गया अपना फर्स्ट सेट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरे सेट की बात करते हैं। दूसरा सेट कहता था कि भाई क्यू डब्ल्यू और डेल्टा यू की बात करो। मैंने कहा लो अभी करता हूं। सबसे पहले डेल्टा यू की बात करता हूं, एन सी वी डेल्टा टी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सब प्रोसेस के लिए सेम रहता है। बोले ठीक है सर। इसके बाद आती बारी वर्क की। कांस्टेंट प्रेशर, दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हो जानी चाहिए। कांस्टेंट प्रेशर मतलब कौन सा फॉर्मूला? सर आपने बताया था पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी। मैंने कहा ठीक, पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी दोनों सही था, मेरा मन है एन आर डेल्टा टी यूज करने का, मैं वो लिख देता हूं, ठीक। अब बात करता हूं बेटा क्यू फिर से कितना, W प्लस डेल्टा यू बाय फर्स्ट लॉ। आप देखो W की जगह एन आर डेल्टा टी प्लस डेल्टा यू की जगह एन सी वी डेल्टा टी। यहां से बेटा एन डेल्टा टी को बाहर निकालो, सी वी प्लस आर, फट से बताओ सी वी प्लस आर कितना होता है? सर CP होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। यानी ये बनेगा एन सी पी डेल्टा टी। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? क्यू के अंदर लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का फॉर्मूला याद करना है एनसीपी डेल्टा टी। ये केटीजी से आया है, ये आज के बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क से आया है, ये फर्स्ट लॉ से एनसीपी डेल्टा टी, इसलिए कहा था कि याद कर लेना। समझ गए बात को? अब क्लियर? ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 3 की बात करते हैं। पार्ट 3 बोलेगा सी बराबर कितना? CP, कोई दिक्कत ही नहीं है।
इसके बाद बात करेंगे बेटा ग्राफ्स की। तो जहां तक ग्राफ की बात करते हैं, ये पीवी ग्राफ, इसके बाद बनाएंगे वीटी ग्राफ, इसके बाद बनाएंगे टीपी ग्राफ। ठीक है, ऐसे 3 ग्राफ बनाएंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर ग्राफ की बात करते हैं तो पीवी की अगर बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसके बाद बात करते हैं पीटी की, प्रेशर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लास्ट में बढ़ गया बेटा वी और टी के बीच में। तो बेटा वी और टी के बीच में अगर देखेंगे तो देखो वी प्रोपोर्शनल टू टी, फिर से ओरिजिन से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्लियर। तो एक प्रोसेस जैसे ही आपको आइसोकोरिक समझ आया होगा, अब आप देखो आइसोबारिक कितना आसान है। और मैं कह रहा हूं आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, क्वाजीस्टैटिक, पॉलीट्रोपिक सब हलवा है, बस एक बार ग्रिप में आना चाहिए। तो आई होप कि आपके चीजें समझ आ रही हैं, आपके दिमाग में मेरी कही बातें जा रही हैं, एंड आई एम श्योर कि अब आने वाले प्रोसेसेस के साथ धीरे धीरे आप और कंफर्टेबल होते जाओगे। ठीक है, फिर जैसे ही ये लेक्चर खत्म करेंगे फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। बस आप यू जस्ट हैव पेशेंस एंड स्ट्रेंथ, रुकना नहीं है और आराम से करते जाना है, बिना हारे, बिना परेशान हुए, बिना थके। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो। मैं वीडियो पॉज करने के लिए स्क्रीन की स्पेस दे रहा हूं। डन, मैं बढ़ रहा हूं आगे। आप तभी आगे बढ़ना जब ये पूरा हो जाए। इसमें भी बेटा नोट्स की बात करते हो। ठीक है, इसमें जो मैं नोट बताऊंगा उसके अंदर एक पार्ट आगे लेके चलूंगा, यानी पहले दोनों प्रोसेस को क्लब कर रहा हूं यहां पे। तो हमने कहा कि एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, एक होता है बेटा कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा फिक्स्ड पिस्टन। कभी भी आपको अगर बोला जाए कि ये कंटेनर है, बंद है और उसके अंदर कुछ गैसेस हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ गैसेस हैं, तो जब भी फिक्स पिस्टन या फिक्स वेसल, क्लोज्ड वेसल बोला जाए तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बिना दिमाग लगाए आपको समझना पड़ेगा कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। बट अगर इसी की जगह कांस्टेंट प्रेशर बोलता है बेटा तो इसका मतलब होता है फ्री पिस्टन। फ्री पिस्टन को कैसे बोलेगा? बोलेगा एक सिलेंडर सिस्टम है और इसके अंदर क्या लगा रखा है, एक पिस्टन लगा रखा है और ये पिस्टन मासलेस है। अरे आप खुद सोचो, अगर मास नहीं है तो जितना प्रेशर ऊपर उतना प्रेशर नीचे, ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो गैस का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर। तो कभी भी ये टर्मिनोलॉजी का अगर बेटा यूज हो, करेक्ट, ये यूज हो तो प्लीज इसमें गड़बड़ मत करना, राइट। फिक्स पिस्टन या क्लोज वेसल का मतलब वी कांस्टेंट और फ्री पिस्टन या मासलेस पिस्टन का मतलब पी कांस्टेंट। समझ गए बात को? इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आगे जाके, ध्यान रखना इस चीज को। ये हो गया नोट नंबर 1 आपका, करेक्ट। कॉपी करो इसको, जब कॉपी कर लो तो नोट नंबर 2 पे चलना है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। नोट नंबर 2 में बेटा फिर से वही कहानी, वो कहानी है ना, कहानी है बारिशों का पानी। देखो, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई यहाँ पर अगर ग्राफ बनाओगे और ग्राफ आपका बन गया, मान लो आपकी बार इधर वाला ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। और किस किस के बीच का ग्राफ है बेटा? देखो यहाँ पर था बेटा प्रेशर, तो कांस्टेंट रखना है ना, तो वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। फिर से आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप क्या करोगे बेटा? फिर से स्लोप बनाओगे। क्या बनाओगे? स्लोप बना दूं? तो देखो ये ऐसे जाएगा, है ना, ओरिजिन से पास करते हुए आइसोबैरिक कर्व्स। अब आप यहाँ पे बेटा ध्यान से देखोगे तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आएगी। यहाँ से यहाँ गए तो इफेक्टिवली अगर देखेंगे बेटा तो हमें ये तो समझ ही आ रहा है कि जो स्लोप है वो स्लोप क्या कर रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं बढ़ते जा रहा है, यानी स्लोप इंक्रीज कर रहा है। और बेटा जहां तक स्लोप की बात है, देखो ध्यान से सुनना, PV इक्वल टू NRT। PV अगर NRT है बेटा तो यहां से क्या मैं बोल दूं कि अच्छा मुझे प्रेशर की PV इक्वल टू NRT, तो बेटा V/T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और V/T का मतलब क्या है बेटा? स्लोप ऑफ VT। VT ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली बेटा प्रेशर क्या होगा? घटेगा। समझ गए बेटा? इस तरीके से, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये ट्रिकी और बहुत अच्छे और टफ लेवल के क्वेश्चंस है, ये हल्के सवाल नहीं है, दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस। बट आई डोंट थिंक कि आप फंसोगे, क्योंकि आपको तो कर लिया, आप तो बहुत ही बढ़िया करने वाले हो एग्जाम में, आप तो एकदम मतलब फुल आउट ऑफ फुल आओगे, आई एम श्योर, राइट। चलो ठीक है बेटा, एक बार इसको कॉपी करो जरा, है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा।
ओके, अभी हम बेटा इसके बाद सॉरी बढ़ने जा रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आइसोथर्मल, ठीक है बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस की शुरुआत है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना है। जहाँ तक बेटा आइसोथर्मल की अगर बात करेंगे तो आइसोथर्मल का मतलब होता है बेटा जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट बेटा जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे, पहला पॉइंट टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, सुनते जाना। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है बेटा तो साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि बेटा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि यहाँ पर अगर देखूँ फिर से N को तो मैंने क्या बोला बेटा, कांस्टेंट, यानी कि यहाँ से आप सीधे सीधे बोल सकते हो बेटा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी बेटा आप कहीं भी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखना बेटा जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा यू की। आप मुझे बताओ क्या डेल्टा यू का बेसिक फॉर्मूला जो मर्जी कर लो एनसीवी डेल्टा टी, और आप कह रहे हो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट, करेक्ट, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब डेल्टा टी जीरो, डेल्टा टी जीरो। यानी कि बेटा अगर मैं बात करता हूं आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वो कितना आ जाएगा, वो सर एग्जैक्टली जीरो आ जाएगा, एग्जैक्टली जीरो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। बोले ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं बेटा डेल्टा यू के बाद डब्ल्यू और क्यू की। तो बेटा डब्ल्यू की अगर बात करेंगे तो डब्ल्यू को अपन लिखेंगे बेटा इंटीग्रल पी डीवी। क्यों, क्योंकि अब की बार प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर को आप उठा करके क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एन आर टी बाई वी डी वी। ये भी मैंने आपको तभी बता दिया था। और बेटा जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे वी इनिशियल से लेकर के वी फाइनल तक, तो बेटा यहां से जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वर्क का, ये निकल के आएगा 2.303 nRT, करेक्ट, nRT log 10 में से ऑफ कोर्स V फाइनल बाय V इनिशियल। समझ गए बात को बेटा, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से जो इसका अगला फॉर्मूला है, मैं एक काम करता हूं उसको थोड़ा सा बेटा छोटा कर देता हूं। ठीक, इसी के आगे मैं बढ़ रहा हूं बेटा। इसी को आप लिख सकते हो 2.303 nRT log V फाइनल बाई V इनिशियल, है ना। इसी की जगह आप लिख सकते हो बेटा P इनिशियल बाय P फाइनल। देखो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, तो V फाइनल बाय V इनिशियल को आप लिख सकते हो बेटा P इनिशियल बाय V फाइनल। ये दोनों फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, एकदम घोट के पीने वाली सिचुएशन है बेटा। ये किसी हालत में नहीं बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक आइसोथर्मल सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मतलब प्रोसेस है पूरे थर्मोडायनेमिक्स में। अच्छा, फिर बात करेंगे क्यू की, ध्यान से सुनना। तो भाई अभी तो बताया था फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू जीरो, तो डब्ल्यू के बराबर, डब्ल्यू का फॉर्मूला आपके पास पहले से है। यानी इफेक्टिवली यहां से अगर देखें बेटा तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें वर्क का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्यू का फॉर्मूला है, डेल्टा यू वैसे भी जीरो है। समझ गए बात को। तो आई होप आपको अभी तक का पार्ट समझ आ गया 1 और 2 का, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा थर्ड पॉइंट की, ठीक है। थर्ड पॉइंट की कॉपी करना ही है, मैं यहां रुक जाता हूं, आप वीडियो पॉज करके पूरा कॉपी कर लो, फिर थर्ड पॉइंट पे आना जब यहां तक समझ जाओ तो, ठीक है ना। चलो मैं बढ़ता हूं आगे। थर्ड पॉइंट बेटा देखो क्या कहता है। थर्ड पॉइंट मुझे कहता है सी के बारे में, है ना, ध्यान से सुनना बेटा। जहां तक आइसोथर्मल प्रोसेस की सी की अगर बात करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। अरे भाई टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो आप जितना मर्जी हीट दे दो, क्या टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा, वैसा नहीं बढ़ेगा बेटा। मोलर हीट कैपेसिटी क्या थी कि वो हीट जिससे 1 मोल एक गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है, इसमें बढ़ेगा ही नहीं जितना मर्जी दे दो। इसलिए इफेक्टिवली अगर देखेंगे तो बेटा ये कितना निकल के आता है, इन्फिनिटी। याद रखना इसको, आइसोथर्मल का सी कितना, इन्फिनिटी। इसको मैं मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा आगे जाके, मैथमेटिकली प्रूफ कर दूंगा। अभी के लिए आई होप ये बात आपको समझ आ गई, श्योर 100%, वेरी गुड। अब देखो जरा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बेटा बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ। बेटा प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसको, ऐसा ग्राफ बनेगा।
अगर बोलता है कि नहीं मेरे को तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर चाहिए, भाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलता नहीं मुझे तो टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ग्राफ बन गए। तो तीनों तरह के ग्राफ हमें पता है, हमें सी के बारे में पता है, हमें डेल्टा यू क्यू डब्ल्यू के बारे में पता है, हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी पता है। तो आई डोंट थिंक कि आइसोथर्मल में कोई क्वेश्चन करने से आपको कोई रोक सकता है, करेक्ट। तो बेटा फिर से यहीं पे वीडियो पॉज करना, मैं हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके एक बार पूरे ब्रेन में इसकी मैपिंग कर लो अच्छे से, ठीक है। एक बार अच्छे से मैपिंग कर लो, उसके बाद आगे बढ़ना। देखो हम सारे प्रोसेसेस खत्म करने के बाद सीधे क्वेश्चंस पे जाएंगे और हर प्रोसेस पे जितने क्वेश्चन जनरली बनते हैं वो उठाएंगे, तब आपको सब कुछ बहुत आसान लगने लगेगा। समझ गए बात को? आई एम श्योर यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो यहीं पे वीडियो पॉज करो, प्लीज कॉपी डाउन एवरीथिंग, देन प्रोसीड। मैं बढ़ने जा रहा हूं आगे। बेटा आइसोथर्मल के अंदर मैं कुछ नोट्स लेना चाह रहा हूं, राइट। नोट्स अगेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो देखो नोट्स के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नोट्स हम ले सकते हैं। पहला पॉइंट, आइसोथर्मल का मतलब निकल के आता है डेल्टा यू जीरो, सही बात है, पर डेल्टा यू इक्वल टू जीरो का मतलब आइसोथर्मल कभी नहीं निकलता। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। मे और मे नॉट भी। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप? बेटा डेल्टा यू जीरो होने का मतलब है डेल्टा टी जीरो होना, मतलब टी फाइनल बराबर टी इनिशियल। अरे भाई ये कहां लिखा है कि अगर फाइनल और इनिशियल वैल्यू सेम है तो थ्रू आउट कांस्टेंट भी रहनी चाहिए? हो सकता है पहले बढ़े फिर घट जाए, इसलिए कभी भी वाइस वर्सा ट्रू हो जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चा फंसता है इस पॉइंट पे, आप मत फंसना। आप मेरे स्टूडेंट हो बेटा, फंसना नहीं है, बिल्कुल गलती होनी ही नहीं चाहिए किसी हालत। पक्का प्रॉमिस ना? वादा है बेटा, वादा तुम्हारा मुझसे, ये गलत नहीं होगा अगर आ गया तो। बेटा सर पक्का वादा, नहीं गलत होने देंगे, 100% ट्रू। मैंने कहा वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2 विच इज अगेन इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ आइसोथर्म। आप बोलोगे सर ये क्या बला है? मैंने कहा ये कोई बला नहीं है, ये बहुत काम की चीज है। देखो समझाता हूं कैसे। आपसे यदि बोला जाए कि स्लोप ऑफ आइसोथर्म, तो पहले ये तो समझना पड़ेगा कि आइसोथर्म है क्या। तो हमारे पास बेटा अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो ये ग्राफ ये ऐसे बनेगा बेटा, ठीक है। मैंने क्या किया बेटा, यहां पर बनाई एक टेंजेंट, एक टेंजेंट, करेक्ट। तो बेटा ये जो टेंजेंट बनाई है इस पे कुछ ना कुछ टेन थीटा आएगा, इसका स्लोप आएगा। इफेक्टिवली ये टेंजेंट पे अगर मैं थीटा ले लूं तो ये इफेक्टिवली मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, स्लोप, ये वाला थीटा, करेक्ट, स्लोप। तो बेटा ये जो आइसोथर्म है ना, इसका इफेक्टिव मतलब है राइट पीवी ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। और इसका जो स्लोप आना चाहिए बेटा, ध्यान से सुनना, वो स्लोप होना चाहिए dp बाय dv, समझे? क्योंकि बेटा p बाय v तो क्या होता है, लाइक प्रेशर बाय वॉल्यूम, तो y बाय x हो गया। किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, dy बाय dx। y की जगह क्या है p, x की जगह क्या है v, तो dp बाय dv। और बेटा इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा माइनस p बाय v। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, pv कांस्टेंट है कि नहीं है? बोले यस सर है। तो pv जो कांस्टेंट है इसको डिफरेंशिएट कर देना, है ना, इसको डिफरेंशिएट कर देना प्रोडक्ट रूल लगा के, आ जाएगा। मैं हटा रहा हूं यहां से इसको। तो कुल मिला के मैं तो आपको बोलूँ कि आप याद ही कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि dp बाई dv माइनस p बाई v आता है, दैट इज स्लोप ऑफ आइसोथर्म। एक तो नेगेटिव, वो तो दिख भी रहा है, करेक्ट। जब भी स्लोप ऐसा है तो नेगेटिव, राइट, लाइक पॉजिटिव, इन्फिनिटी, नेगेटिव, जीरो, ऐसे। और बेटा इसके अलावा p बाई v इसका वैल्यू आएगा, क्लियर। तो बेटा ये आइसोथर्म, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा कि सर ये पढ़ के हो रहे हैं, यूसेज क्या है। जब न्यूमेरिकल एप्लीकेशन इसकी देखोगे तब समझ आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे? तो आई होप यू अंडरस्टूड इट, राइट। तो अगर ये समझ आ गया है बेटा तो एक बार इसको प्लीज कॉपी डाउन कर लो अच्छे से। मैं वीडियो पॉज करने के लिए आपको टाइम दे रहा हूं और उसके बाद बस लास्ट में देखते हैं कुछ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में, है ना, आपने आई होप कॉपी कर लिया होगा। अब देखो ये लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं बेटा, और पार्ट 1 में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस तक खींच दिया है। अब पार्ट 2 और पार्ट 3 बाकी है। पार्ट 2 में मैं क्या करूंगा, पार्ट 2 इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 2 में बेटा मैं एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक, क्वाजीस्टैटिक, इसके अलावा साइक्लिक और उसके न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल जो अभी तक पढ़ा है उसके भी
वो सब एक जगह लेक्चर 2 में खत्म करूंगा। फिर लेक्चर 2 खत्म करने के बाद लेक्चर 3 को थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे और उसमें कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, हीट इंजन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो सारा का सारा फंडा कर लेंगे, करेक्ट। और उसके साथ थर्मोडायनेमिक्स खत्म। तो केटीजी का 1 लेक्चर, थर्मोडायनेमिक्स के 3 लेक्चर, 4 लेक्चर में आपको 8 नंबर मिल जाएंगे बेटा, समझ गए। तो आई एम श्योर आपको आज का क्लास समझ आया होगा, राइट, यू वुड हैव अंडरस्टूड वेल, और आपका काफी फायदा हुआ होगा। और अगर आपको लगा कि वीडियो अच्छा है बेटा, डू प्रेस अ थम्स अप, कमेंट, राइट, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट बेटा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, चाल लगा के पढ़ो बेटा।